हम्म शुरुआत करने से पहले जरा एक स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए किताब है जो रातों रात बेस्ट सेलर लिस्ट में एकदम टॉप पर पहुंच जाती है। हाँ, जो अक्सर होता है। हाँ, मतलब हर जगह उसी की चर्चा है। बुक स्टोर्स के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। हर मैगजीन उसे कह रही है कि दशकों की सबसे बेहतरीन किताब है। बिल्कुल, और उस हाइप को देखकर आम लोग भी उसे खरीद लेते हैं। वही तो, लोग उस चमकते हुए नंबर 1 बेस्ट सेलर स्टिकर से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद एक बहुत ही अजीब सी सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि असल में किसी भी आम पाठक ने वो किताब शुरुआत में खरीदी ही नहीं थी। अच्छा, तो वो नंबर कहाँ से आए? पब्लिशर ने खुद ही अपनी लाखों किताबें खरीद ली थीं, सिर्फ इसलिए ताकि वो हिट दिखे। और जो लंबी लाइनें थी ना, उनमें खड़े लोग असल में दिहाड़ी पर बुलाए गए अभिनेता थे। अरे बाप रे! मतलब एक बहुत ही शानदार लेकिन पूरी तरह से गढ़ा हुआ भ्रम। बिल्कुल। और आज की इस विशेषण में हम ठीक इसी तरह के एक भ्रम के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन ये भ्रम किसी किताब का नहीं है। तो फिर किस चीज़ का है? ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री और बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों का भ्रम है। आज हमारे पास एक बेहद गंभीर और सच कहूं तो चौंकाने वाली इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। जी बिल्कुल। ये रिपोर्ट 20 मार्च 2026 को प्रकाशित हुई है। इसे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और आरएमएन फाउंडेशन के संस्थापक राकेश रमन ने लिखा है। हाँ, और इसका शीर्षक ही अपने आप में काफ़ी कुछ कह देता है। सही कहा। रिपोर्ट का शीर्षक है बॉक्स ऑफिस स्कैम, एन एम्पिरिकल स्ट्रैटेजी टू ऑडिट बॉलीवुड्स डेटा लॉन्ड्रिंग। मतलब डेटा लॉन्ड्रिंग, ये शब्द अपने आप में बहुत भारी है। ये साफ कर देता है कि हम यहाँ केवल मनोरंजन जगत की किसी गपशप या पीआर स्टंट की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये दो स्टार्स के बीच की लड़ाई नहीं है। एकदम नहीं। ये एक बहुत ही व्यवस्थित, जटिल और संगठित तंत्र है। रिपोर्ट बताती है कि कैसे कुछ करोड़ रुपए बढ़ाकर बताने की जो पुरानी आदत थी ना, वो अब एक फर्जी राष्ट्रीय सहमति तैयार करने की पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। फर्जी राष्ट्रीय सहमति मतलब फेक नेशनल कंसेंसस। ये सच में डरावना है। लेकिन जब मैंने पहली बार ये रिपोर्ट पढ़ी तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया कि ये सब आज के डिजिटल युग में कैसे हो रहा है। हाँ, मतलब आज तो हर एक क्लिक, हर एक ट्रांजैक्शन ट्रैक किया जा सकता है। फिर कॉमस्कोर जैसी इतनी बड़ी और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी तो हैं। बिल्कुल है। तो फिर बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों में इतनी बड़ी हेरफेर कैसे कर पा रहा है? ये ग्लोबल ट्रैकिंग सिस्टम इसे पकड़ने में पूरी तरह से फेल क्यों हो रहे हैं? देखिए, यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये ट्रैकिंग एजेंसियां इसलिए फेल नहीं हो रही हैं क्योंकि उनके पास तकनीक की कमी है। तो फिर क्या वजह है? वजह यह है कि जिस बुनियादी डेटा पर वो भरोसा कर रही हैं, वही सोर्स से पूरी तरह से दूषित है, मतलब करप्टेड है। राकेश रमन अपनी रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि घरेलू ट्रैकर्स और कॉमस्कोर जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां केवल सेकेंडरी डेटा पर निर्भर हैं। सेकेंडरी डेटा मतलब वे खुद जाकर थिएटर्स में टिकटों की गिनती नहीं करते? बिल्कुल नहीं, वे सीधे सोर्स पे जाकर कोई ऑडिट नहीं करते। इसे प्रोड्यूसर सेल्फ रिपोर्टिंग कहा जाता है। रुको, तो क्या वे सिर्फ उसी डेटा को आगे बढ़ा देते हैं जो प्रोड्यूसर्स उन्हें एक्सेल शीट में लिखकर भेज देते हैं? हाँ, लगभग ऐसा ही होता है। और इसके अलावा ये एजेंसियां इंटरनेट पर मौजूद उन वेबसाइट्स और ट्रेड एनालिस्ट से डेटा उठाती हैं जिनका अपना कोई स्पष्ट मालिक नहीं है। ओह, मतलब कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एकदम नहीं। सबसे हैरान करने वाली खामी यह है कि डिजिटल रूप से जो शो हाउसफुल दिखते हैं, उनका कोई जमीनी सत्यापन नहीं होता, कोई ग्राउंड ऑडिट नहीं होता। तो अगर कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी मल्टीप्लेक्स के सारे टिकट बिके हुए दिख रहे हैं, तो कोई भी इंसान सच में जाकर ये नहीं देखता कि थिएटर के अंदर कुर्सियों पे असली दर्शक बैठे भी हैं या कुर्सियां खाली पड़ी हैं। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई छात्र खुद ही अपनी परीक्षा की कॉपी चेक करे, खुद को 100 में से 100 नंबर दे दे। और पूरा स्कूल बिना कोई सवाल किए उसे गोल्ड मेडल पहना दे। हाँ, और फिर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी उस मेडल को देखकर दूर से ही ताली बजाने लगे। बिल्कुल सही उपमाएं। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस लापरवाही की वजह से ये ग्लोबल एजेंसियां अनजाने में ही सही, लेकिन बॉलीवुड के इस प्रोपेगेंडा को एक अंतर्राष्ट्रीय वैधता दे देती हैं। इंटरनेशनल लेजिटिमेसी। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सब होता कैसे है? रिपोर्ट में राकेश रमन ने किसी टूल किट का जिक्र किया है ना? हाँ, उन्होंने उस पूरी प्रक्रिया का पर्दाफाश किया है जिसे वो धोखाधड़ी का टूल किट या डिसेप्शन टूल किट कहते हैं। ये टूल किट कोई हवा हवाई बात नहीं है, इसके 4 बेहद ठोस स्तंभ हैं। इसमें सबसे पहला कदम होता है बल्क कॉर्पोरेट बाइंग, थोक में टिकट खरीदना। तो मतलब अगर थिएटर्स खाली हैं तो ऑनलाइन बुकिंग एप्स पर वो लाल रंग के सोल्ड आउट निशान कैसे आ जाते हैं? वही तो मैं बता रहा हूँ।
उन्हें इस सिस्टम को हैक करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, वे इसका इस्तेमाल कानूनी दायरे में रहकर करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोड्यूसर्स अपने फिल्म के मार्केटिंग के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे टिकट खरीदने में लगा देते हैं। ओह, अपनी ही फिल्म के टिकट खुद खरीद लेते हैं। बिल्कुल, कॉर्पोरेट बुकिंग के नाम पर पूरे के पूरे शो, खासकर सुबह या देर रात के शो, एक साथ खरीद लिए जाते हैं। ताकि जब कोई आम दर्शक ऑनलाइन बुकिंग ऐप खोले तो उसे हर शो हाउसफुल दिखे। एकदम सही। ये एक कृत्रिम मांग, मतलब आर्टिफिशियल डिमांड पैदा करने का तरीका है। लेकिन एक बात बताइए, खाली कुर्सियां अपने आप में कोई चर्चा या हाइप तो पैदा नहीं कर सकती ना? बिल्कुल नहीं। अगर सिनेमा हॉल अंदर से खाली है तो बाहर लोगों को कैसे पता चलेगा कि फिल्म ब्लॉकबस्टर है? इस फर्जी बुकिंग को न्यूज में कैसे बदला जाता है? यहीं पर इस टूल किट का दूसरा चरण काम आता है, जिसे पेड पीआर क्लस्टर्स कहा गया है। पेड पीआर क्लस्टर्स मतलब पैसे देके खबरें छपवाना। हाँ, जैसे ही स्क्रीन पर शोज सोल्ड आउट दिखने लगते हैं, प्रोड्यूसर्स पीआर एजेंसियों को भारी रकम देते हैं। ये एजेंसियां इंटरनेट पर मौजूद दर्जनों एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स, इन्फ्लुएंसर्स और यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम न्यूज चैनलों से एक साथ खबरें चलवाती हैं। एक ही समय पर? हाँ, एक ही समय पर। रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग, बॉक्स ऑफिस पर सुनामी जैसी हेडलाइंस। बाप रे। अब सोचिए, जब सैकड़ों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स एक ही दिन में एक ही बात बोलने लगते हैं, तो एक आम इंसान के लिए ये विश्वास करना असंभव हो जाता है कि ये सब झूठ हो सकता है। मतलब ये एक तरह का इको चेम्बर बन जाता है जहाँ हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही है। बिल्कुल। लेकिन इंसान सिर्फ खबरें पढ़कर ही तो फिल्म देखने नहीं जाता है ना, वो दूसरों की राय भी जानना चाहता है। सही बात है। तो क्या इसीलिए हम सोशल मीडिया पर वो अजीब से वीडियोस देखते हैं जिनमें लोग थिएटर से बाहर निकलते हुए कैमरे के सामने चीख चीख कर फिल्म की तारीफ कर रहे होते हैं? सटीक पहचाना आपने। टूल किट का तीसरा स्तंभ यही है, किराए के एग्जिट इंटरव्यू। अच्छा, तो वो लोग असली दर्शक नहीं होते? ज्यादातर नहीं। कागजी आंकड़ों और पीआर आर्टिकल्स में जान फूंकने के लिए उन्हें एक मानवीय चेहरे की जरूरत होती है। पीआर एजेंसियां असल में स्ट्रगलिंग एक्टर्स या आम लोगों को पैसे देकर थिएटर के बाहर खड़ा करती हैं, ताकि वे स्क्रिप्टेड पॉजिटिव फीडबैक दे सके। हाँ, ये उस कृत्रिम हाइप को एक स्वाभाविक या ऑर्गेनिक रूप देने की कोशिश है। इंटरनेट पर जो लोग उन वीडियोस को देखते हैं, उन्हें लगता है कि असली दर्शक फिल्म को लेकर पागल हो रहे हैं। ये सब कितनी सफाई से होता है। लेकिन मुझे हमेशा एक बात की हैरानी होती है। क्या? कि फिल्म के मुख्य अभिनेता या बड़े डायरेक्टर कभी इन फर्जी आंकड़ों के साथ रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़े जाते? वो खुद को इस पूरी धोखाधड़ी से कैसे बचा लेते हैं? इस बचाव तंत्र को रिपोर्ट में रणनीति की चुप्पी या स्ट्रैटेजिक साइलेंस का नाम दिया गया है, जो इस टूल किट का चौथा और अंतिम स्तंभ है। रणनीतिक चुप्पी मतलब वो कुछ बोलते ही नहीं? आप खुद सोचिए, क्या कभी किसी फिल्म के मुख्य सितारे या बड़े निर्देशक ने कैमरे के सामने खुद आकर कहा है कि हमने 500 करोड़ या 1000 करोड़ कमा लिए? नहीं, ऐसा तो याद नहीं आता। वो इंटरव्यू में बस बहुत विनम्रता से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हमें जनता का अपार प्यार मिल रहा है, या थिएटर्स में तो उत्सव का माहौल है। ओहो, तो वो खुद कभी कोई ठोस आंकड़ा मुंह से निकालते ही नहीं? बिल्कुल नहीं। ताकि अगर कल को पीआर एजेंसी द्वारा फैलाए गए नंबर फर्जी साबित हो जाए तो वे आसानी से हाथ खड़े कर सके कि भाई हमने तो कुछ नहीं कहा था। एकदम सही। इसे ही प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहते हैं, मुकरने की पूरी गुंजाइश रखना। वे सारा गंदा काम पीआर साइट्स पर छोड़ देते हैं। क्या रिपोर्ट में किसी खास फिल्म का उदाहरण दिया गया है? हाँ, रिपोर्ट में बाकायदा धुरंधर 2, मातृभूमि और बॉर्डर 2 जैसी फिल्मों के उदाहरण दिए गए हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई का दावा करती हैं। लेकिन असलियत कुछ और है। राकेश रमन के विस्तृत विश्लेषण के अनुसार इनकी जमीनी हकीकत और टिकट काउंटर्स का सच इन दावों से कोसों दूर है। ये सब सुनकर एक बात तो समझ में आती है कि आज के जो एआई टूल्स हैं या जो सर्च इंजन है वो भी इस झूठ को नहीं पकड़ पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं पकड़ पा रहे। अगर कोई गूगल या चैट जीपीटी से पूछे कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन सी है, तो वो भी वही नंबर बताते हैं जो पीआर एजेंसीज ने फैलाए हैं। और यही सहमति आधारित इंडेक्सिंग या कंसेंसस बेस्ड इंडेक्सिंग की सबसे खतरनाक खामी है। हमारे आज के एआई मॉडल्स के पास कोई इंसानी कॉमन सेंस तो होता नहीं है। हाँ, वो तो बस डेटा पर काम करते हैं। वे इंटरनेट पर मौजूद डेटा की मात्रा पर भरोसा करते हैं। अगर 500 पीआर वेबसाइट्स ने एक ही फर्जी आंकड़े को छापा है और केवल एक निष्पक्ष पत्रकार ने सच्चाई लिखी है, तो एआई उस भारी बहुमत को सहमति मान लेगा। बिल्कुल, वो इस झूठ को एक अकाट्य तथ्य में बदल देता है और दुनिया भर के सर्च रिजल्ट्स में उसे सबसे ऊपर दिखाने लगता है। ये बहुत डरावना है।
यहाँ ये बात सचमुच बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन रुकिए, मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। जी बताइए। कोई भी निर्माता, मतलब प्रोड्यूसर, अपनी ही फिल्म के खाली टिकट खरीदने और पीआर एजेंसियों पर करोड़ों रुपया क्यों बर्बाद करेगा? अगर हम इसे बिजनेस के नजरिए से देखें तो ये सीधा सीधा घाटे का सौदा लगता है ना? क्या ये सिर्फ पैसे का लालच है, या अपनी ईगो को संतुष्ट करने का खेल है, या इसके पीछे कोई और कहानी है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो इसका असली जवाब बिजनेस या ईगो में नहीं है, तो फिर कहाँ है? तो उठाता है। और ये हिस्सा बहुत ही गंभीर है। इस पूरे इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट को स्मोक स्क्रीन 2026 का नाम दिया गया है। अच्छा, यहाँ इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा या सरकार का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल, हम पूरी तरह से तटस्थ हैं। हाँ, हम यहाँ केवल राकेश रमन के मूल स्रोत में दिए गए दावों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर रहे हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार बॉक्स ऑफिस का ये हेरफेर मैन्युफैक्चर्ड नेशनलिज्म, मतलब गढ़े हुए राष्ट्रवाद का एक उपकरण कैसे बन गया है? रिपोर्ट में एक बहुत ही स्पष्ट दावा किया गया है। इसका कहना है कि जो शासन समर्थित फिल्में होती हैं, मतलब रिजीम अलाइन फिल्में, उनकी लोकप्रियता को फर्जी तरीके से बढ़ाकर ये इंडस्ट्री असल में सत्ता को एक सिनेमाई जनादेश या सिनेमैटिक मैंडेट प्रदान करती है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ? आसान शब्दों में, जब किसी खास राजनीतिक विचारधारा वाली फिल्म को करोड़ों रुपए खर्च करके ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया जाता है, तो ये केवल फिल्म की सफलता नहीं होती। तो फिर क्या होता है? ये देश की जनता को एक संदेश देने की कोशिश होती है कि देखो, पूरा देश उसी विचारधारा का पुरजोर समर्थन कर रहा है जो इस फिल्म में दिखाई गई है। ओह, लेकिन क्या सच में कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए अपनी राजनीतिक राय बदल लेगा क्योंकि किसी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ कमा लिए हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? हाँ, मतलब ये दावा थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण या एग्जैजरेटेड नहीं लगता? क्या इंसान की सोच इतनी आसानी से प्रभावित हो सकती है? अगर मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल संभव है। इसे बैंडवैगन इफेक्ट कहा जाता है। बैंडवैगन इफेक्ट? मतलब भीड़ के पीछे चलना? बिल्कुल, विकासवादी मनोविज्ञान बताता है कि इंसान फितरतन उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है जो जीत रही हो। जब न्यूज चैनल्स और बॉक्स ऑफिस के नंबर लगातार ये चिल्लाते हैं कि पूरा देश इस फिल्म को देख रहा है, तो इंसान को लगता है कि वही सच है। हाँ, ये सच्चाई का एक बहुत ही शक्तिशाली भ्रम पैदा करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति उस फिल्म की विचारधारा से असहमत भी है तो वो चारों तरफ का माहौल देखकर चुप हो जाएगा। एकदम सही। वो सोचेगा कि शायद वही गलत है, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया तो उस विचार का जश्न मना ली है। बिल्कुल, और इसे साइकोलॉजी में स्पाइरल ऑफ साइलेंस भी कहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन फर्जी रिकॉर्ड्स का मुख्य उद्देश्य सत्ता की किसी भी गिरती हुई छवि को सुधारना होता है। मतलब ये साबित करना कि फिल्म का नैरेटिव ही देश की असली आवाज है। हाँ, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन समाज को अंदर तक बदल देने वाला असरदार तरीका है। उफ, ये सब सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी भूल भुलैया में फंस गए हैं जहां सच और झूठ के बीच कोई लकीर ही नहीं बची है। हालात तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। अगर डेटा ट्रैकर्स फेल हैं, एआई झूठ को सच मान रहा है और पीआर एजेंसियां माहौल बना रही हैं, तो क्या इस पूरी व्यवस्था में सच्चाई का पता लगाने का कोई तरीका बचा भी है, या बस मान लें कि सिस्टम टूट चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है। रिपोर्ट का तीसरा और सबसे रचनात्मक हिस्सा समाधान पर ही केंद्रित है। राकेश रमन केवल समस्या गिनाकर नहीं रुकते। अच्छा, तो उन्होंने कोई हल भी बताया है? बिल्कुल, वे एक बहुत ही ठोस एम्पिरिकल ऑडिट फ्रेमवर्क का प्रस्ताव देते हैं। और यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि रमन खुद रोबोजिट एंड द सैंड प्लैनेट और द स्मोक स्क्रीन जैसे ग्लोबल प्रोजेक्ट्स के लिए एआई असिस्टेड प्रोडक्शन पाइपलाइन बना रहे हैं। ओह, मतलब वे केवल एक पत्रकार नहीं है, उन्हें तकनीक और सिनेमाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत गहरी समझ है। जी, तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या ऐसा कोई तकनीकी समाधान है जो इंसानों के झूठ बोलने की गुंजाइश को ही खत्म कर दे? उन्होंने जो समाधान दिए हैं वो सहमति के बजाय पूरी तरह से सबूतों पर आधारित हैं। इसमें सबसे पहला उपाय है जीएसटी रेवेन्यू मैपिंग। जीएसटी मैपिंग, ये तो बहुत ही तार्किक और सीधा तरीका लगता है ना? रिपोर्ट साफ कहती है कि सिस्टम में अगर कोई एकमात्र सच्चाई बची है तो वो है टैक्स। बिल्कुल। अगर कोई प्रोड्यूसर सोशल मीडिया पर पोस्टर लगाकर दावा कर रहा है कि उसने 500 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो उन दावों को देश भर के थिएटर चेन्स की जीएसटी फाइलिंग के साथ क्रॉस वेरीफाई किया जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि बिना टैक्स इनवॉइस के किया गया हर दावा
महज एक गढ़ी हुई कहानी है। एकदम सही। अगर आपने 500 करोड़ कमाए हैं लेकिन सरकार के खाते में उस हिसाब से एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं पहुंचा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो कमाई कभी हुई ही नहीं। बिल्कुल। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे किसी रेस्टोरेंट के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हों, हर फोटो पर हजारों लाइक्स आते हों और वे दुनिया के सबसे मशहूर कैफे होने का दावा करते हों, लेकिन अगर कोई उनका असली टैक्स रिटर्न चेक करे तो पता चले कि वहां दिन भर में सिर्फ 4 लोग ही कॉफी पीने आते हैं। हाँ हाँ, ये एक बेहतरीन तुलना है। सोशल मीडिया का झूठ टैक्स रिटर्न के सामने टिक नहीं सकता। इसके बाद रमन ने ऑक्यूपेंसी टू सर्च रेशियो का एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी प्रस्ताव दिया है। ऑक्यूपेंसी टू सर्च रेशियो, ये क्या है? ये एक तरह की चेतावनी प्रणाली है, एक रेड फ्लैग सिस्टम। मान लीजिए कोई फिल्म कह रही है कि हर थिएटर हाउसफुल है, ठीक है। लेकिन अगर उसी समय गूगल ट्रेंड्स, ट्विटर या सोशल मीडिया पर उस फिल्म के बारे में कोई ऑर्गेनिक चर्चा नहीं है, आम लोग उसे सर्च नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। अगर लाखों लोग सच में फिल्म देख रहे हैं तो वे इंटरनेट पर उसके गानों को सर्च भी करेंगे, उसकी डायलॉग्स पर बात भी करेंगे। बिल्कुल। और अगर दावों और सर्च वॉल्यूम के बीच एक भारी अंतर है तो उस डेटा को तुरंत इनऑर्गेनिक या खरीदा हुआ माना जाना चाहिए। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है लेकिन रिपोर्ट में जो समाधान मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा वो है फिजिकल फुटफॉल एनालिसिस। हाँ, वो काफी एडवांस्ड है। इसमें थिएटर की बुकिंग लॉग्स की तुलना सीसीटीवी या आईओटी थर्मल डेटा से करने की बात कही गई है। मतलब क्या वे थर्मल कैमरे से कुर्सियों की गर्मी नापने की बात कर रहे हैं? सुनने में ये भले ही साइंस फिक्शन लगे, लेकिन तकनीकी रूप से ये आज पूरी तरह संभव है। सच में? हाँ, आईओटी थर्मल डेटा का मतलब है कि सेंसर ये नाप सकते हैं कि किसी कुर्सी पर इंसानी शरीर की गर्मी यानी बॉडी हीट है या नहीं। बाप रे। मान लीजिए डिजिटल सिस्टम दिखाता है कि 200 टिकट बिके हैं, लेकिन थर्मल कैमरा बताता है कि ऑडिटोरियम में केवल 15 गर्म शरीर मौजूद हैं। तो सिस्टम तुरंत पकड़ लेगा कि बाकी 185 टिकट इंसान ने नहीं बल्कि किसी बॉट ने खरीदे हैं। बिल्कुल सटीक। ये तकनीक तो कमाल की है, लेकिन मुझे ये थोड़ा ज्यादा भविष्यवादी साइबर पंक लगता है। थोड़ा महंगा भी है। हाँ, क्या आपको लगता है कि टेक कंपनियां या थिएटर्स किसी फिल्म के पीआर को रोकने के लिए इतना बड़ा कदम उठाएंगे? मुझे लगता है कि शायद जीएसटी की जांच करना ही सबसे व्यावहारिक पहला कदम है। ये सच है कि थर्मल डेटा लागू करने में शुरुआती झिझक हो सकती है, लेकिन राकेश रमन का मुख्य तर्क ये है कि हम आज जिस एआई युग में जी रहे हैं वहां झूठ इतनी तेजी से फैलता है कि हमें कठोर सबूत आधारित सत्यापन की ओर मुड़ना ही होगा। ये बात तो है। इसकी दिशा में उन्होंने सर्च इंजनों के लिए प्रमोटर आइडेंटिटी चेक की बात भी कही है। इसका मतलब है कि गूगल जैसे सर्च इंजनों को उन एंटरटेनमेंट साइट्स की रैंकिंग गिरा देनी चाहिए जो अपने मालिकों की जानकारी नहीं देती। हाँ, अगर एक वेबसाइट ये बताने को तैयार नहीं है कि उसे कौन चला रहा है, तो गूगल को उसकी बात को दुनिया भर के सामने न्यूज की तरह पेश नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और इसी से जुड़ा है उनका अंतिम और शायद सबसे प्रभावशाली निर्देश। जब तक भारत में टिकटों की बिक्री के लिए एक पारदर्शी सिस्टम लागू नहीं हो जाता, तब तक क्या किया जाए? तब तक ग्लोबल टेक प्लेटफॉर्म्स और एआई मॉडल्स को भारतीय बॉक्स ऑफिस के इन संदिग्ध आंकड़ों पर अनवेरिफाइड पीआर क्लेम्स, मतलब असत्यापित पीआर दावे का एक स्पष्ट टैग लगा देना चाहिए। अरे वाह, सोचिए ये कितना बड़ा कदम होगा अगर कोई भी व्यक्ति कलेक्शन सर्च करे और उसके आगे एक लाल रंग का टैग लगा हो कि ये महज एक पीआर का दावा है। हाँ, तो पूरा का पूरा डेटा लॉन्ड्रिंग का खेल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। कोई भी उन नंबरों को गंभीरता से नहीं लेगा। यही इस पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा सार है। ये केवल कुछ फिल्मों की कमाई का मुद्दा नहीं है। तो फिर क्या है? ये इस बात का एक बहुत बड़ा केस स्टडी है कि कैसे डिजिटल युग में जानकारी में हेरफेर करके पूरी सामाजिक सच्चाई घड़ी जा सकती है और कैसे तकनीक का इस्तेमाल करके उस झूठ को बेनकाब भी किया जा सकता है। तो ये सब श्रोताओं के लिए या कहूं एक आम इंसान के लिए मायने क्यों रखता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब जो इंसान सिर्फ वीकेंड पर मनोरंजन के लिए फिल्म देखना चाहता है, उसे इन डेटा लॉन्ड्रिंग और टैक्स ऑडिट से क्या फर्क पड़ना चाहिए? फर्क पड़ता है। हाँ, फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि जो जानकारी हमारे आसपास मौजूद होती है वो अनजाने में ही सही हमारी दुनिया की समझ को आकार देती है। अगर एक पूरा सिस्टम ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि पूरा देश किसी एक खास नैरेटिव को पसंद कर रहा है, तो ये हमारे सोचने और फैसले लेने के तरीके को गहराई से प्रभावित करता है। बिल्कुल,
और इसीलिए ज्ञान तभी मूल्यवान है जब ये समझा जाए कि वो ज्ञान किस सोर्स से आ रहा है और उसे किस मकसद से फैलाया जा रहा है। सूचनाओं के इस महासागर में आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग ही एकमात्र लाइफ जैकेट है। सही कहा। हमें ये सवाल पूछना शुरू करना होगा कि जो सच हमें नंबर 1 या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर के रूप में परोसा जा रहा है, क्या वो वाकई सच है या किसी पीआर एजेंसी के मार्केटिंग बजट का नतीजा है? बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम एक नए और गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। शुरुआत में हमने एक बेस्ट सेलर किताब की कल्पना की थी जिसका हर एक पन्ना झूठ पर टिका था। जी। लेकिन अब जरा इस बहुत बड़े परिदृश्य के बारे में सोचिए। अगर कल को एआई और हमारे सर्च इंजन सचमुच इतने स्मार्ट हो जाएं कि वे हर सुपरहिट चीज को साबित करने के लिए जीएसटी रसीदों और थर्मल स्कैन की मांग करने लगें, तो क्या होगा? तो सोचिए, दुनिया की और कौन सी सुपरहिट इंडस्ट्रीज, मशहूर बेस्ट सेलिंग किताबें या रातों रात वायरल होने वाले ट्रेंड्स अपनी असलियत सामने आते ही ढह जाएंगे। ये तो सच में सोचने वाली बात है। शायद ये बॉक्स ऑफिस का घोटाला तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है और हम एक ऐसे विशाल भ्रम में जी रहे हैं जो सिनेमा की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ा है। खैर, इस विचारोत्तेजक और गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।